हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज हम मनोविज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि अधिगम है। अधिगम ये आपके सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट और जितने भी स्टेट टेट होते हैं उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने विकास की अवस्थाओं को डिस्कस करा था। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, अधिगम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिगम, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। अधिगम जर्मन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा आपका कि बताइए कि अधिगम किस भाषा का शब्द है। तो जर्मन भाषा का शब्द है। अधिगम अधि उपसर्ग और गम धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और व्यवहार में परिवर्तन। जिसका अर्थ होता है सीखना और व्यवहार में परिवर्तन। भाई, जब हम कोई चीज़ को नए को सीखते हैं तो एक तो हम सीख रहे हैं, और जब हम कोई चीज़ को नए को सीख लेते हैं तो एक व्यवहार में हमारे परिवर्तन हो जाता है। ठीक। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सीडीपी में भाई डेफिनेशंस तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, हर उसमें पूछी जा रही हैं, पूछी जाती हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके डेफिनेशन से बनते हैं। तो सॉरी। तो चलिए डेफिनेशंस को देखते हैं। स्किनर के अनुसार प्रगतिशील व्यवहार और व्यवस्थापन ही अधिगम है। प्रगतिशील व्यवहार, व्यवस्थापन ही अधिगम है। ये किसने कहा है, ये किसका मत है? तो स्किनर का है। किसका मत है? स्किनर का है। भाई, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन ही अधिगम है, ये किसका मत है? स्किनर का है। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गेट्स के अनुसार, गेट्स ने कहा है कि प्रशिक्षण तथा अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार के परिवर्तन ही अधिगम है। प्रशिक्षण तथा अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। भाई, जिस तरह हम कोई किसी चीज़ को ट्रेनिंग लेते हैं, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेते हैं, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है ना। तो इसी को ही क्या कहा गया है? अधिगम कहा गया है। ये किसने कहा है? गेट्स ने कहा है। अब इसको कैसे याद रखेंगे तो देख लीजिए। भाई, प्रशिक्षण मीन होता है ट्रेनिंग, और अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। तो भाई ऐसे आप याद करने के लिए देख लीजिए कि गेट का एग्ज़ाम देने के लिए हमको ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस दोनों की ज़रूरत रहती है। ठीक, गेट्स का एग्ज़ाम देने के लिए हमें ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। इसलिए प्रशिक्षण तथा अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अगर अच्छी लगी हो ट्रिक तो नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वुडवर्थ ने क्या कहा है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही अधिगम है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही अधिगम है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है, समझ आया? नवीन ज्ञान, नवीन मतलब न्यू, नवीन मतलब न्यू। वुड को सब लोग याद करने के लिए ट्रिक, क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन से बच्चों कहाँ तक रटोगे, तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स ले लो, हाइलाइट्स कर लो, जिससे आप उसको ना कहीं से कनेक्शन बना लो इस चीज़ का, जिससे आपको याद रहे एग्ज़ाम में, जिससे आप इतने सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिस आप उनमें कंफ्यूज ना हो जाएं कि किसकी कौन सी परिभाषा है। इसलिए मैंने कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स दे दिए हैं, चाहे उसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे कोई वर्ड्स दे दिए हैं जो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन होंगे, कनेक्ट करेंगे और आपको एग्ज़ाम में याद आ जाएगा वो चीज़। ठीक है ना। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही अधिगम है। तो नवीन मतलब न्यू, नई, नई, और वुड मतलब बूट कर लीजिए। तो न्यू बूट, न्यू बूट लेता है तो प्राप्त करता है, न्यू बूट प्राप्त करता है। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही अधिगम है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। क्लियर? चलिए दूसरा उस डेफिनेशंस पे आते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार है आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों, आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। इन्होंने क्या कहा है? आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो ने कहा है। अब इसको कैसे याद करने की ट्रिक है? तो भाई क्रो मीन होता है कौवा, क्रो मीन होता है कौवा। कौवे की आदत होती है काँव काँव करना। फनी लगेगा आपको, लेकिन फिर भी याद करने के लिए आसानी होगी। क्रो मीन होता है कौवा, कौवे की आदत होती है काँव काँव करना। ठीक है, तो आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों की अर्जन ही अधिगम है। तो ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। ठीक, अगर आपको ये छोटी छोटी ट्रिक्स समझ में आ गई हूँ तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, थॉर्नडाइक के अनुसार
उपर्युक्त अनुक्रिया का चयन करना और अनुक्रिया और उत्तेजना से जोड़ना ही अधिगम है। उपर्युक्त अनुक्रिया का चयन करना और उत्तेजना से जोड़ना ही अधिगम है। थॉर्नडाइक का भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, इनकी पूरा जो डिटेलिंग है उसमें आगे थ्योरी पढ़ाएंगे थॉर्नडाइक की, तो उसमें पता चलेगा आपको कि इनके जो थ्योरी है इसमें अनुक्रिया वर्ड बहुत यूज़ हुआ है। अनुक्रिया वर्ड बहुत, उद्दीपन और अनुक्रिया बहुत यूज़ हुआ है। तो जहाँ पर उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना और उत्तेजना से जोड़ना ही अधिगम है। तो उत्तेजना और अनुक्रिया जहाँ पर आए वहाँ पर आप थॉर्नडाइक लगा के आइएगा। क्लियर? एक बार मैं फिर आपको रिवीजन करा देती हूँ सबका। अधिगम, अधिगम जर्मन भाषा का शब्द है। अधिगम अधि उपसर्ग और गम धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और व्यवहार में परिवर्तन। स्किनर के अनुसार प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन ही अधिगम है। गेट्स के अनुसार प्रशिक्षण तथा अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। वुडवर्थ ने कहा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही अधिगम है। भाई गेट्स का एग्जाम देने गए, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की ज़रूरत हुई, गेट्स ने कहा है। वुडवर्थ मतलब नवीन, मतलब न्यू, वुड मतलब बूट, न्यू बूट प्राप्त करता है तो आपका वुडवर्थ है। क्रो एंड क्रो, आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। क्रो मतलब कौवा, कौवे की आदत क्या होती है? काँव काँव करना। थॉर्नडाइक, उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना और उत्तेजना से जोड़ना ही अधिगम है। ये किसने कहा है? ये थॉर्नडाइक ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं अधिगम के प्रकार। अधिगम के 3 प्रकार होते हैं। अधिगम के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है ज्ञानात्मक अधिगम, एक भावात्मक अधिगम और एक क्रियात्मक अधिगम। ज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम। ज्ञानात्मक अधिगम में भी 3 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से? एक तो प्रत्यक्षात्मक अधिगम, एक आपका प्रत्यात्मक अधिगम और एक साहचर्य अधिगम। प्रत्यक्षात्मक अधिगम, प्रत्यात्मक अधिगम और साहचर्य अधिगम। अब प्रत्यक्षात्मक अधिगम क्या है? प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? भाई सामने से देखकर। प्रत्यक्षात्मक अधिगम का मतलब होता है देखकर सीखना। प्रत्यक्षात्मक अधिगम का मतलब होता है देखकर सीखना। यहाँ तक अगर आपको नहीं दिखता हो तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं बोल रही हूँ। प्रत्यक्षात्मक अधिगम का मतलब होता है देखकर सीखना। प्रत्यात्मक अधिगम का मतलब होता है पूर्व ज्ञान, जो भी आपका पूर्व ज्ञान है उससे संबंधित होता है प्रत्यात्मक। और साहचर्य का मतलब होता है पूर्व ज्ञान प्लस अनुभव। साहचर्य अधिगम का मतलब होता है पूर्व ज्ञान प्लस अनुभव। पूर्व ज्ञान, पूर्व में आपको क्या ज्ञान है और अनुभव के स्वरूप आपको साहचर्य अधिगम प्राप्त होता है। ठीक, तो ज्ञानात्मक अधिगम आपके 3 हो गए। एक प्रत्यक्षात्मक अधिगम जिसको देखकर सीखते हैं, एक प्रत्यात्मक अधिगम जो पूर्व ज्ञान के द्वारा सीखा जाता है, और एक साहचर्य मतलब पूर्व ज्ञान प्लस अनुभव। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है आपका भावात्मक अधिगम और थर्ड पॉइंट है आपका क्रियात्मक अधिगम। तो ये अधिगम के 3 प्रकार हो गए। आपसे पूछ लिया जाएगा, ये तीनों दे देंगे, एक कोई और सा दे दिया जाएगा, बताइए कि अधिगम के प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक, तो ध्यान से पढ़ लीजिए आगे। अब अधिगम के विशेषताएं आ गई। अधिगम की विशेषताएं देख लीजिए। अधिगम की विशेषताओं में जैसे अधिगम सार्वभौमिक है। भाई अधिगम हर जगह है। अधिगम मतलब लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखना। भाई हम हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सीख रहा है। अधिगम सार्वभौमिक है, मतलब हर अधिगम जो है हर जगह है, हर जगह है और हर जगह सीखता है बंदा, है ना। हर जगह सीखना, किसी ना किसी चीज़ में हम कोई ना कोई चीज़ सीखते ही हैं, सीखने को मिलती है हमें। तो अधिगम जो है वो सार्वभौमिक है। अधिगम विकास है। भाई अगर कोई चीज़ सीखते हैं तो इम्प्रूवमेंट तो होता ही है, डेवलपमेंट तो होता ही है, तो अधिगम विकास है। अधिगम परिवर्तन भी है। अधिगम परिवर्तन है। कोई नई चीज़ को हम सीख लेते हैं तो हमारे जो व्यवहार है तो उसमें परिवर्तन तो हो ही जाता है। अधिगम अनुकूलन है। अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। अधिगम जो होता है लर्निंग हम किसी उद्देश्य से तो सीखते हैं, उद्देश्यहीन तो होता नहीं है, उद्देश्यपूर्ण होता है। तो अधिगम जो है वो प्रयोजनपूर्ण है। अधिगम रचनात्मक है। अधिगम से जब आप किसी चीज़ को सीखते हैं तो आपको रुचि होती है, आपको रुचि होती है तभी आप सीखते हैं किसी चीज़ में। तो अधिगम जो है रचनात्मक है। अधिगम पूर्ण स्थिति के प्रति अनुक्रिया है। अधिगम जो है वो पूर्ण स्थिति के प्रति अनुक्रिया है। अधिगम उत्तेजना व अनुक्रिया के मध्य संबंध है। अधिगम उत्तेजना और अनुक्रिया के मध्य क्या है? संबंध है। अधिगम के 3 पहलू होते हैं जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और प्रभावात्मक। प्रभावात्मक को ही हम भावात्मक भी बोल सकते हैं। ठीक, और अधिगम आपका स्थानांतरणीय भी होता है, मतलब एक ट्रांसफ़र भी होता है अधिगम। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया। फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को।
अधिगम की विशेषताओं में तो अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम विकास है, अधिगम परिवर्तन है, अधिगम अनुकूलन है, अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, अधिगम रचनात्मक है, अधिगम पूर्ण स्थिति के प्रति अनुक्रिया है, अधिगम उत्तेजना व अनुक्रिया के मध्य संबंध है। अधिगम के 3 पहलू होते हैं, एक ज्ञानात्मक, एक क्रियात्मक, एक भावात्मक, और अधिगम स्थानांतरणीय भी है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़। अब हम अधिगम के सिद्धांत देखेंगे। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे यूपी टेट, सुपर टेट और आपके जितने भी स्टेट टेट में यहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। अधिगम के सिद्धांत हम बता रहे हैं। अधिगम के सिद्धांत किस किसने दिए हैं? तो अनुकूलित अनुक्रिया प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पूछ लिया जाएगा, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो पावलाव ने दिया है, पावलाव ने दिया है। उद्दीपन अनुक्रिया, मैंने अभी आपको बताया था ना, जहाँ पर उद्दीपन अनुक्रिया है वहाँ थॉर्नडाइक आ जाएंगे, तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। सक्रिय अनुकूलन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सारे आते हैं। सूज का सिद्धांत कोहलर का है। सूज का सिद्धांत किसका है? कोहलर का है। सूज का सिद्धांत कोहलर का है। सबलीकरण का सिद्धांत हल का है। अब ये इसको भी याद करने का देख लीजिए हल्का सा। सबलीकरण मतलब सरलीकरण। सरलीकरण किस में होता है? मैथ्स में होता है एक चैप्टर, है ना, तो उसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंप्लीफिकेशन को, है ना। और वो हम सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन होता है उसको क्या करते हैं? उसको हल ही तो करते हैं। तो सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? हल ने दिया। इसको याद कर लीजिएगा इसी से। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत मतलब क्षेत्र सिद्धांत दिया है कर्ट लेविन ने। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत दिया है कर्ट लेविन ने। कर्ट लेविन ने कहते हैं क्षेत्र, क्षेत्र लेवल, क्षेत्र का लेवल लगा दो, है ना, क्षेत्र में लेवल लगा दो इसका कि ये भाई हमारा है, ये हमारा है, तो इसलिए लेवल से लेविन, ठीक। अच्छा, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत टॉलमैन का है। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत टॉलमैन का है। चिन्ह मतलब जैसे कि होता नहीं है टोल चिन्ह, जैसे होता नहीं है किसी ना किसी चीज़ का चिन्ह होता है, तो मान लीजिए आप टोल प्लाजा में भी चिन्ह होते हैं भाई, टोल का है, टोल कटेगा या जो है वो आपको पता है टोल से, तो इससे मतलब याद करने का है कि टोल से आपका टॉलमैन, टोल से आपका टॉलमैन, ठीक। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद कर ली जाएंगी, कोई लॉजिक नहीं है। आप भी सोचते होंगे, फ़नी भी लगती होंगी आपको, लेकिन फिर भी अगर आप इसको लिख ही भी लेंगे ना, दो चार बार रिवाइज़ कर लेंगे, तो इतना कहूँगी कि आप भूलेंगे नहीं इस चीज़ को, ठीक। तो एक बार मैं फिर से आपको रिविज़न करा देती हूँ अधिगम के सिद्धांत से। तो अनुकूलित अनुक्रिया प्रत्यावर्तन का सिद्धांत आपका पावलव का है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक का है। सक्रिय अनुकूलन अनुबंधन का सिद्धांत आपका स्किनर का है। सूज का सिद्धांत आपका कोहलर का है। सबलीकरण का सिद्धांत आपका हल का है। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत आपका कर्ट लेविन का है। और चिन्ह अधिगम का सिद्धांत आपका टॉलमैन का है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आज यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अधिगम के सिद्धांत, ये तो आज हमने सिर्फ नाम बताए आपको, एक एक जो भी मनोविज्ञानों के सिद्धांत हैं हम उसके एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे अच्छे से। एक एक मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत को अच्छे से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।